अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी कांग्रेस के 100 दिन की हुक्मरानी का रेफरेंडम तस्वर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत से 14 लोकसभा हल्कों में कामयाबी हासिल करते हुए सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ही मुल्क और रियासत में समाजी इंसाफ मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने आज चेवल्ला पार्लिमानी हल्के के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के 17 के मिन जुमला 14 हल्कों में कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। निचली सतह के कायदीन की राय और मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पार्टी हाईकमान उम्मीदवारों का इंतखाब कर रही है। चेवल्ला के साथ सिकंदराबाद और मलकाजगिरी हलकों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि हर तरह से गौर खौस के बाद चेवल्ला से रंजीत रेड्डी, मलकाजगिरी से सुनीता महेंद्र रेड्डी और सिकंदराबाद से दानम नागेंद्र को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों की कामयाबी से इस इलाके की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बका और सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राहुल गांधी ने हज़ारों किलोमीटर पैदल यात्रा की, जिससे पार्टी कायदीन और कारकुनों में एक नया जोश पैदा हुआ और सोनिया गांधी की क़यादत मुस्तहकम हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 शुंबे को दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों और उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे और तेलंगाना में बाकी 8 उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद ख़तई फहरिस्त जारी करवाएंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने अब तक रियासत के 17 लोकसभा के मिन जुमला 9 हलकों में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया है। बाकी 8 हलकों में उम्मीदवारों का इंतखाब बाकी है। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने पहले ही हाईकमान को उम्मीदवारों की क़तई फहरिस्त रवाना की थी। 4 शुंबे के इजलास में इस फहरिस्त पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी गौर खौस करने के बाद नामों का ऐलान करेगी। ज़राए ने मजीद बताया कि वो अपने दौरे दिल्ली के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के दीगर अहम कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। अप्रैल के पहले हफ्ते में हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके तुक्कुगुड़ा में कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले भारी जलसे आम में शिरकत की दावत देंगे। बताया गया कि जलसे आम में कांग्रेस पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर को जारी करने का मंसूबा बनाई है। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने आज दावा किया है कि मरकज़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से रोकने की ताकत चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से ही मुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मोदी को रोकना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने BRS को BJP की बी टीम करार देते हुए अक़लियती भाइयों में BRS के ताल्लुक से जहर उगलने की कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद के मुसलमानों ने उन बातों पर भरोसा नहीं किया और शहर हैदराबाद के तमाम असेंबली हलकों में BRS को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि कविता की गिरफ्तारी के मामले में भी कांग्रेस ने इसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए थे, लेकिन आज कविता को BJP ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में आ गई है। मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों का सहारा लेते हुए BJP ओछी सियासत पर उतर आई है। KTR ने कहा कि फिलवक्त मुल्क में हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान खुद खतरे में है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी को इंतखाबी अखराजात के तौर पर 2,500 करोड़ रुपए की रकम दिल्ली पहुंचाई है। रेवंत रेड्डी ने यह रकम रियासत के बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर से डरा धमका कर वसूल की थी। तेलंगाना भवन में सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के कायदीन के एक इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि फ़ोन टैपिंग और दीगर मामलात को मंजर आम पर लाते हुए अवाम की असल तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ అయితే చాలా విచిత్రమైన కాంగ్రెస్। ఈ కాంగ్రెస్ అసలు ఇది కాంగ్రెసా बीजेपी అర్థం కాదు మనకు కొద్దిసేపు చూస్తే। आप एक मिनट सोचो, ऊपर राहुल गांधी है दिल्ली में, उन्होंने क्या बोलते, चौकीदार चोर है बोलते, चौकीदार चोर है अंटाడు। మరి ఇక్కడున్న రేవంత్ రెడ్డి ఏమో నై చౌకీదార్ नहीं है इनो, चोर नहीं है इनो, हमारे बड़े भाई है, చౌకీదార్ చోర్ है ఆయన అంటాడు, ఈయననేమో బడే భాई है हमारे అని ఈయన అంటాడు। ఇంకొక మాట మీరు ఆలోచించండి, అదానీ ప్రధాని, అదానీ के लिए काम करते प्रधानी అని రాహుల్ గాంధీ అంటాడు, अदानी के लिए काम करते प्रधानी राहुल गांधी का बोलना है। यहाँ पे रेवंत रेड्डी क्या कर रहे, जाके अदानी से गले मिलते दावोस में, क्योंकि ठंड ज्यादा है वहां पे, गले मिल लिए, वहां डील कर लिए, दोनों कस के पकड़ लेके फोटोग्राफ ले रहे। అంటే అదాని దొంగనా దొరనా చెప్పు మరి నువ్వు। మీ రాహుల్ గాంధీ ఏమో అదాని మంచోడు కాదంటాడు, రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం అదాని సక్కటోడు, సొక్కం మనిషి ఈయన చెప్తాడు। गुजरात मॉडल बेकार है, फेक है, ये राहुल गांधी का बोलना है। अब यहाँ पे हमारे छोटे भाई, नरेंद्र मोदी के छोटे भाई
रेवंत रेड्डी का बोलना है कि तेलंगाना को मैं गुजरात के रास्ते पे ले जाता हूं, गुजरात मॉडल बनाता हूं అని ఇక్కడ ఈయన మాట్లాడుతాడు। लिक्कर स्कैम कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना ना इंसाफ है, ये अच्छी बात नहीं है అని రాహుల్ గాంధీ అంటాడు। ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటాడు, नहीं लिक्कर स्कैम है, कविता को पकड़ना अच्छी बात है అని ఈయన అంటాడు। కాంగ్రెస్ లోనే రాహుల్ గాంధీకి రేవంత్ రెడ్డికే ఒక శృతి లేదు। ఈయన ఇయాల బీజేపీ పాట పాడుతున్నాడు। ఇక్కడ ఉన్న ఆయన రేవంత్ రెడ్డి మీరు యాద పెట్టుకోండి, ఇలా రాసి పెట్టుకోండి, పార్లమెంట్ ఎన్నిక తర్వాత ఈ రేవంత్ రెడ్డి అంటాడు, ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ గెలవది పీకది, వాళ్ళతో ఏం కాదు, దేశంలో ఊదు కాలది పీరు లేవది, వాళ్ళతో ఏం కాదు, 40 సీట్లు కూడా దాటే పరిస్థితి లేదు। 40 సీట్లు దాటకపోతే వెంటనే జంప్ అయ్యే మొట్టమొదటి క్యాండిడేట్ ఈ దేశంలో ఎవడన్నా ఉన్నాడా అంటే ఈ రేవంత్ రెడ్డి మళ్ళా మొత్తం ముఠా కట్టుకొని ఈ నాగేందర్ను బిగేందర్ నా అందరిని తీసుకొని బీజేపీలకు జంప్ అయ్యే మొదటి క్యాండిడేట్ ఇదే రేవంత్ రెడ్డి, మీరు రాసి పెట్టుకోండి। నేను ఇప్పటికీ ఒకసారి కాదు 10 సార్లు అన్నా ఈ మాట, ఒక్కసారి అనలే ఈ మాట 10 సార్లు అన్నా। నేను అన్న ప్రతి చిన్న ఎప్పుడు ఆ 4 గోడల మధ్యలో ఉన్నాయంటే సికింద్రాబాద్కే పరిమితమైనది అంటే నన్ను గెలిపిస్తా ఉన్నారు, మంచి చెడుగా ఆ ప్రధానికం ఎంబడి ఉండాలి, మా లీడర్ మా నాయకుడు మా ఎంబడి ఉన్నాయని వాళ్ళకి ఆత్మవిశ్వాసం నమ్మకం ఉండాలి। అప్పటిదని చెప్తా ఉన్నారు 2 గంటలకు 3 గంటలకు పోయినా అందుబాటులో, నిజంగా 2-3 గంటలకు కూడా అందుబాటులో ఉంటాం। ఆ పాన్ వేసుకోవాలి, ఇరానీ ఛాయ్ తాగాలి, అక్కడ కూర్చోవాలి, నాకు నిద్ర కూడా పట్టదు, ఒకటి అదో రోగం ఉంది నాకు, ఏ రోగం లేదు కానీ నిద్ర రోగం ఉన్నది। ఇంటి దగ్గర కూర్చుంట ఎవరికైనా కానీ పొద్దున్న కలుగుకున్నా కానీ డే మొత్తం కలుగుకుంటే నైట్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా పద్యాన కలుస్తాడు అని చెప్తారు। నా పద్మవరం మా ఇంట్లో మర్చిపోతారు, నేను కూడా మర్చిపోతున్నాను। పద్మవరం అనే పేరు ఎక్కడో పోయింది, అంత పద్యాన అంటే ఎక్కడ నేను రాసినప్పుడే పద్మవరం రాయాల్సి వస్తుంది, మిగతా అంత పద్యాన్నే అయిపోయింది। మీరంతా కూడా అంటే చెప్తా ఉన్నారు, అందరూ చెప్తా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా కష్టపడాలి చేయాలి, కష్టపడింది చేయండి, మనం ఈ స్థాయిదానికి ఏడికేరు వచ్చినాం, మనం బాగా కష్టపడ్డారు మీరు, ఇప్పటి కనుక కష్టపడ్డారు, కష్టపడుతూనే ఉన్నారు। నేను అగైన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి, మీరు కష్టపడాలని చెప్పేసి మా కళ్ళతో చూస్తూ ఉన్నాం, ఒక 15-20 సంవత్సరాలు చూస్తూనే ఉన్నాం మీ కష్టాలు ఎంత, ఇవాళ కొత్తగా ఏం చూడాలి। కాకపోతే ఇప్పట్లో మరి ఈ మధ్యన కొన్ని రాజకీయ మార్పులు జరిగినాయి, ఆ రాజకీయ మార్పులలో సరే ఇవన్నీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉంటాయి, భారతదేశంలో జరుగుతూ ఉంటాయి। ఒకప్పుడు బీజేపీ పార్టీ 2 ఎంపీలు ఉండేది, ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాల నుంచి రూల్ చేస్తూ ఉన్నారు। కొన్ని సందర్భాల్లో ఇటువంటి సహజం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, దానికి మనం భయం పడేది లేదు। तेलंगाना के साबिक वजीर व पेद्दापल्ली के बीआरएस उम्मीदवार कोपुला ईश्वर ने कहा कि रियासत में बीआरएस और कांग्रेस की हुक्मरानी के दरमियान अवाम को फ़र्क देखना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत इस बहाने किसानों को आबपाशी का पानी फराहम नहीं कर रही है कि मेडीगड्ढा प्रोजेक्ट का एक सुतून गिर गया है। कोपुला ईश्वर, जिन्होंने अपने हक में इंतखाबी मुहिम चलाई, मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के रियासत में इक़्तिदार के कुछ अरसे में ही किसानों को मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा है, जबकि गुज़िश्ता 10 साल में किसानों को मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना नहीं करना पड़ा। बीआरएस ने किसी को भी मुश्किल में डाले बगैर हुकूमत की थी। इन इंतखाबात में तब्दीली की वो आवाम से अपील करते हैं। భాగంగా మంచిర్యాల పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఈ వాకర్ ప్రొఫెషన్స్ కావచ్చు, లేబర్ అడ్డాల దగ్గర కావచ్చు, కలుసుకోవడంతో పాటు ఈరోజు స్ట్రీట్ టిఫిన్ సెంటర్ కూడా అందరినీ కలిసి మరి వారి యొక్క సహకారంతో రానున్నటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా వారికి ఓట్లేమని వాళ్ళందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాం। ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి కావచ్చు, సంక్షేమం కావచ్చు, మరి అన్ని వర్గాలను ఆదుకోవడంలో, అన్ని వ్యవస్థలను గొప్పగా తీసుకెళ్లడంలో మంచి రోజు నుంచి రాష్ట్రం దేశంలోనే మన రాష్ట్రాన్ని ఒక గొప్ప రాష్ట్రం। साबिक वजीर व बीआरएस लीडर अरवली दयाकर राव ने आज वाजे किया कि फ़ोन टैपिंग केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और इस मामले के असल मुलजिम डीएस प्रणीत राव कौन है वो नहीं जानते। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि बाज़ मीडिया के गोशों की जानिब से इस तरह के गलत इतलात फैलाई जा रही हैं कि फ़ोन टैपिंग मामले में उनका भी रोल रहा है, लेकिन वो वाजे करते हैं कि इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। प्रणीत राव के रिश्तेदार उनके आबाई वतन में मुकीम है, लेकिन हुकूमत खुद इसकी तहकीकात कर सकती है कि उन अफराद का ताल्लुक किस पार्टी से है।
दयाकर राव ने कहा कि पार्टी तब्दील करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो तेलुगु देशम में थे वो तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करते रहे और तेलुगु देशम के बाद बीआरएस में शामिल हुए और बीआरएस में गुज़िश्ता चंद वर्षों से डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। दयाकर राव ने कहा कि उनकी 40 साल सियासी जिंदगी बेदाग है। उन्हें बदनाम करने और गैर ज़रूरी मुकदमात में फंसाने की कई मरतबा कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उन्हें परेशान करने के लिए उनके खिलाफ गलत शिकायत दर्ज करवाई जा रही हैं। उनके खिलाफ शिकायत और इल्ज़ामात आयद करने वाले शरण चौधरी कौन हैं वो नहीं जानते, अलबत्ता उन्हें इस बात का इल्म है कि ज़मीनों पर कब्जे और डराने धमकाने के इल्ज़ाम में शरण चौधरी को बीजेपी ने पार्टी से खारिज कर दिया था। వీరే సిపి దగ్గర పోండి అని నేను సిపి దగ్గరికి వెళ్ళగొట్టాను. ఆ సిపి గారే చొరవ చూపెట్టి ఆ డాక్యుమెంట్ చూసి అతడు ఆ ఇల్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించిండని తెలుస్తున్నది. ఇది వాస్తవ పొజిషన్. ఆయన మీద కూడా మీరు చూడండి, శరణ్ మీద కూడా చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. దొంగ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చిన కేసెస్, అదే తిరిగా కంపెనీ పెట్టి ఇండస్ట్రీ పైన రాధా టీఎంటీసీ సీల్ సప్లై చేయటం, అందులో బోకస్ పిటిషన్స్, షేక్ లెటర్స్, షేక్ బ్యాంక్ గ్యారెంట్లు అన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆయన భార్య కూడా పాస్పోర్ట్ కూడా రద్దు చేశారు, భార్య పేరు మీద కూడా. అంటే ఇవన్నీ కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా పోలీస్ స్టేషన్లో చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి ఆయన మీద. అసంటి వ్యక్తి డాక్యుమెంట్స్ సృష్టించి ఎన్ఆర్ఎస్ మోసం చేసి అసంటి వ్యక్తిని దయచేసి మీరు ప్రోత్సహించొద్దనేదే నా విజ్ఞప్తి. ఇంకా చాలామంది ఎన్ఆర్ఎస్ను మోసం చేసిన వ్యక్తి ఆయన. నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నా, 40 ఏళ్ళ నుంచి మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఎన్నడూ కూడా ఈ ల్యాండ్ జోలికి కానీ నేను పోను. ఎవరన్నా దగ్గర వాళ్ళు వస్తే. मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी शानदार अक्सरियत के साथ वजीर आजम के तौर पर अपनी तीसरी मियाद हासिल करने के लिए तैयार हैं। अंबरपेट असेंबली हल्के में नल्लाकुंटा इलाके में अपने दौरे के दौरान किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में जल्द ही इंतखाबी मुहिम शुरू करने के मंसूबों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं अंबरपेट का एक काबिल फ़ख्र नुमाइंदा हूँ। अंबरपेट के अवाम ने सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर ओहदा संभालने से पहले मुझे 3 बार MLA के तौर पर अपना क़त्ए एतमाद दिया। सिकंदराबाद पार्लियामेंट के तमाम हिस्सों में ज़बरदस्त जज्बात हमारी क़यादत के हक़ में हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 की तनसीख और मुतअद्दिद असलाहत के बाद 2019 में बीजेपी की 302 सीटों से 370 सीटों तक मुतवक्को इजाफे का हवाला देते हुए 400 सीटों पर कामयाबी के यकीन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए नहीं है। अवाम ने पहले ही नरेंद्र मोदी को उनकी तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के रॉयज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस रुकने काउंसिल कविता की 9 अप्रैल तक अदालती तहवील में दे दिया है। आज उनकी तहवील के अख्ताम पर उनको अदालत में पेश किया गया। ईडी के वकील ने बजरिया ऑनलाइन अपने दलाइल पेश किए और बीआरएस लीडर की अदालती तहवील में मजीद 15 दिन तौसी की अदालत से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है, बाज़ मुल्ज़िमीन से पूछगछ नहीं की गई। इस मरहले पर कविता के वकील ने अदालत से कहा कि कविता के फर्जंद के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी हो चुका है। उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की कि कविता की उबूरी ज़मानत मंजूर की जाए। दोनों फरीक़ैन के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने कविता को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में देने की हिदायत दी। अदालती तहवील 9 अप्रैल तक जारी रहेगी। अदालत के हुक्म के बाद कविता को दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान अदालत ने कहा कि कविता की उबूरी जमानत की दरखास्त की समाअत 1 अप्रैल को की जाएगी। అడిగిన ముఖ్యంగా బయటకు వస్తాను. నేను టెంపరీగా జైల్లో పెట్టచ్చు, కానీ దెబ్బతీయలేరు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ మనీ లాండరింగ్ కేస్, ఇట్ ఇస్ అ పొలిటికల్ లాండరింగ్ కేస్. One accused has already joined BJP. Second accused is getting a BJP ticket. Third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean.
जय तेलंगाना, जय कर्नाटका, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। They are fighting it out. It is an illegal case. तेलंगाना की साबिक गवर्नर व जुनूबी चेन्नई की बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि वो जुनूबी चेन्नई की बहन हैं। वो उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मुकाबला नहीं कर रही हैं, बल्कि जुनूबी चेन्नई के राय दहिंदे के तौर पर इंतखाबी मैदान में हैं। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 40 साल से वो इस हलके की वोटर रह चुकी हैं, जहां पर उन्होंने मुफ्त क्लिनिक भी चलाया था। जब भी आवाम को उनकी ज़रूरत पड़ती थी, उनके लिए वो आवाज़ उठाती रही हैं। वो 6 असेंबली हलकों में 6 दफातर कायम करना चाहती है, जिसका वादा उन्होंने किया है। आंध्रा उड़ीसा सरहद पर माओ नवाजों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। दोनों रियासतों की सरहद पर वाक़ मनियम जिले के पार्वतीपुरम के करीब इन माओइस्टों के होने की इत्तला के साथ ही मुसल्ला बटालियन ने पार्वतीपुरम के जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओ नवाजों के हथियारों की तैयारी के मरकज़ की निशानदेही की है। माओ नवाजों का हथियार साजी का मरकज़ मनियम ज़िले के दूर दराज इलाके में है। इस तलाशी मुहिम के दौरान बाज़ हथियारों के भी जब्त करने की इत्तला मिली है। ज़िले नलगुंडा की कलेक्टर हरिचंदना ने कहा कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। आइन ने ज़ात पात मजहब और जिन्स से बालातर होकर सबको वोट देने का यकसा हक दिया है। वोटर बेदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कलेक्टर ने नलगुंडा टाउन में नागार्जुना कॉलेज ग्राउंड से मकामी क्लॉक सेंटर तक 5K दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो तो सबको वोट देना चाहिए। నల్గొండలో లాస్ట్ టైం కూడా ఆల్మోస్ట్ 85% ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ దాటింది. సో ఇక్కడ మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది ఎలక్షన్కి. ఇంకా కొత్త ఓటర్స్కి ఎలా ఓటు వేయచ్చు అనేది ఈరోజు అవగాహన కోసం ఒక ఈ 5K రన్ పెట్టడం జరిగింది. మన జిల్లాలో ఇప్పుడు ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియ కింద హోమ్ ఓటింగ్కి ఫామ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 85 ఇయర్స్ అబవ్ ఉన్న ఎవరైనా సరే పోలింగ్ స్టేషన్కి రాలేని వాళ్ళు వారికి ఇంట్లోనే ఓటింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పీడబ్ల్యూడి ఓటర్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా సాక్ష్యం యాప్లో వాళ్ళు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఎన్రోల్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి హోమ్ ఓటింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఓటింగ్కి జిల్లా మొత్తం ఈ ఎలక్షన్స్కి రాబోయే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్కి జిల్లా అంతా కూడా సర్వసిద్ధంగా ఉన్నారు. అన్ని విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. సమ్మర్ నేపథ్యంలో కూడా మన పోలీస్ కానివ్వండి అందరూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్టివ్గా అలర్ట్గా ఉండి ఈవెన్ SSTs రన్ అవుతున్నాయి. మన బార్డర్ చెక్ పాయింట్స్లో చెక్ పోస్ట్ రన్ అవుతున్నాయి. అదేవిధంగా మనకి ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ అండ్ వీడియో వ్యూయింగ్ టీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతున్నాయి మోడల్ కోడ్ వయలేషన్స్ లేకుండా. సో మేము అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది जमियत उलमा आंध्र प्रदेश के सुदूर नुज़माए आला और अहम जिम्मेदारों का मुशावरती इजलास बजरिए जूम ऐप बसदारत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमियत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मुनक़िद हुआ। काजी हाफिज़ मोहम्मद असद की क़िरात कलाम पाक से इजलास का आगाज़ हुआ। हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने इजलास का एजेंडा पेश किया और कार्रवाई चलाई। इजलास में आंध्र प्रदेश के मौजूदा हालात और इस साल होने वाले असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के लाहे अमल के मुतालिक जमियत उलमा की जानिब से अख्तियार की जाने वाली पॉलिसी और हिकमत अमली से मुतालिक राय तलब की गई और 4% मुस्लिम रिजर्वेशन का तहफ़्फ़ुज़, NRC और औक़ाफ़ी अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ के बशमूल अक़लियतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत 2024 में हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए हज अखराजात की दूसरी किस्त 1,70,000 रुपये जमा करने की आखिरी तारीख में 28 मार्च तक तौसी कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी ने बताया कि हज अखराजात की दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख पहले 10 मार्च मुकर्रर की गई थी, जिसमें रियासती हज कमेटियों और हज से वाबस्ता सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के मुतालबे पर 15 मार्च फिर 18 मार्च तक और अब आखिरी मौका देते हुए चौथी बार 28 मार्च तक तौसी की गई है। इसके बाद तौसी की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर आफाकी ने मजीद बताया कि अब तक 4,886 आज़मीन ने दूसरी किस्त 1,70,000 रुपये जमा नहीं कराई है। उन्होंने उनसे गुजारिश की कि वो 28 तारीख तक दूसरी किस्त हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर बताए तरीके पर ऑनलाइन या ऑफलाइन हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करा दें।
हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने मुल्क की सबसे बड़े ड्रग रैकेट के ताल्लुकात को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने गोवा से हैदराबाद को ड्रग्स मुंतकिल करते हुए कस्टमर्स को फरोख्त करने वाले मुंबई से ताल्लुक रखने वाला रोमी और फ़लस्तीन के सैयद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 4 किलो 75 ग्राम एक्स 4.75 ग्राम एक्स2C प्लस 5.18 ग्राम MDMA और 109 ग्राम गांजा, 2 सेलफोन्स भी जब्त कर लिए। जराये ने बताया कि इन मुलजिमीन के फ़ोन लिस्ट में 14 ड्रग स्मगलर्स और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 31 कस्टमर्स भी शामिल हैं। बताया गया है कि सैयद नामी नौजवान हैदराबाद में एक तालीमी इदारे का तालिब इल्म है जो वीज़े पर यहाँ मुकीम है। इसकी गिरफ्तारी पर पता चला कि गोवा से ताल्लुक़ रखने वाला रोमी क्रिस नामी एक और शख्स से ड्रग्स खरीदता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद के सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में शराब की दुकानात पर पुलिस ने छापा मारा। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 9,43,000 रुपये मालियत की 859 लीटर शराब जब्त की। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 29 दुकानात पर छापे मारे और दुकानात के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में ऑटो के उलट जाने के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 18 दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वीरप्पा नैनीगुड़म के करीब उस वक्त पेश आया जब ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 18 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के न्यू ऑटो नगर में ऑयल रिफाइनिंग गोदाम में ज़बरदस्त आग लग गई। इस आग की वजह से इलाके में कसीफ धुआं फैल गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि गोदाम बगैर इजाज़त के चलाया जा रहा था। इस वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने आज दारुल हुकूमत दिल्ली में मुजाहरा किया। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे आम आदमी पार्टी के कायदीन व कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि आम आदमी पार्टी के कायदीन का इल्ज़ाम है कि उनके कारकुनों को घरों पर ही पुलिस ने जाकर नज़रबंद कर दिया है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर एहतजाज में करोल बाग के MLA समेत दीगर अराकीन असेंबली और कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। जो है वो इस तरीके सबको आना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने महकमे सेहत के हवाले से हिदायत जारी की है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल हिरासत में है, लेकिन वो दिल्ली के लोगों की सेहत को लेकर फिक्रमंद है।
आज 26 मार्च है और 21 मार्च को आप सबने देखा कैसे रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर में घुस के केंद्र सरकार की ईडी उनको गिरफ्तार करके ले गई और तब से वे ईडी की हिरासत में हैं। कोई साधारण आदमी भी इस तरीके से गिरफ्तार हो जाए तो उसकी चिंताएं रहती हैं, पत्नी का क्या है, बच्चों का क्या है, कौन वकील किया जाए, कैसे बेल ली जाए, क्या बहस हो रही है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे। पाकिस्तान में एक बार फिर खुदकश हमला किया गया जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत वाक़ हो गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले शांगला में वाक़ बिशाम में खुदकश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दिया। नतीजतन उस गाड़ी में सवार 6 चीनी इंजीनियर्स और गाड़ी का ड्राइवर जाम बहक हो गए। इस हमले में कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मौसूल हुई है। DIG मालाकुंड के मुताबिक गाड़ी जो कि धमाका खैज मादे से भरी हुई थी, इस्लामाबाद से कोहिस्तान की तरफ जा रही थी। इस गाड़ी को खुदकश हमलावर ने उस गाड़ी से टकरा दिया जिसमें चीनी इंजीनियर्स बैठे हुए थे। चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासो कैंप जा रहे थे। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि गाड़ी का एक ड्राइवर जख्मी हुआ है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में पिटापिस्को नदी पर बने तारीखी फ्रांसिस स्कॉट की पुल से आज सुबह एक माल बरदार जहाज यानी कार्गो शिप टकरा गया जिससे पुल बुरी तरह मुनहदिम हो गया। इस पर मौजूद कई गाड़ियों के साथ कुछ चलते हुए लोग भी नदी में गिर गए। एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पुल मुनहदिम होने से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों कारें नदी में गिर गई हैं। इसकी वजह से भी कई हलाकतों का अंदेशा है। बाल्टीमोर के फायर डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि एक बड़ा माल बरदार जहाज मंगल को इस पुल से टकरा गया। राहत और बचाव मुहिम तेजी के साथ जारी है और नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी मरकज में हुकूमत बनाती है तो यूथ जस्टिस के तहत सबको मौके फराहम करके मुल्क में रोजगार का इंकलाब लाया जाएगा। राहुल गांधी ने मंगल को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके पास रोजगार के लिए कोई मंसूबा है? ये सवाल आज हर नौजवान के लबों पर है। बीजेपी वालों से हर गली और गांव में पूछा जा रहा है, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठ क्यों बोला गया? कांग्रेस के लीडर ने कहा कि कांग्रेस ने यूथ जस्टिस के तहत रोजगार के इनकलाब का वादा किया है। हमारी गारंटी है कि हम इख्तिदार में आते ही 30 लाख सरकारी असामियां भरेंगे। हर पढ़े लिखे नौजवान को पहली नौकरी पक्की के तहत सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस स्कीम के तहत नौकरियां दी जाएंगी। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ज़िले आदिलाबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर है जहां पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज़ायद दर्ज किया गया। ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 5 दिनों से इसी तरह की सूरत हाल देखी जा रही है। वहीं रियासत के दूसरे अजला में भी गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।